नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एचटेट 2024 परीक्षा का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने पर विवाद, कर्मचारी संगठन ने की हड़ताल। जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू, घर घर जाकर जुटाए जाएंगे आंकड़े। बस अग्निकांड में 2 की मौत, डीएनए से हुई शव की पुष्टि। मानहेरू रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से बीएसएफ जवान की हुई मौत। वार्ड 31 में बदहाल व्यवस्था के चलते लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एचटेट 2024 के रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने को लेकर बोर्ड कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और एडमिन ब्लॉक में धरना देकर काम ठप कर दिया। कर्मचारी संगठन के महासचिव सोमवीर पुनिया ने आरोप लगाया कि ओएमआर शीट्स और रिकॉर्ड को गलत तरीके से नष्ट किया जा रहा है। वहीं बोर्ड प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड निर्धारित नियमों और कोर्ट के आदेश के अनुसार हटाया जा रहा है। वहीं चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा के मुताबिक 6 महीने बाद रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना प्रक्रिया का हिस्सा है और इसकी सॉफ्ट कॉपी सुरक्षित रख ली गई है। गौरतलब है कि पूरे मामले को लेकर बोर्ड प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव गहराता नजर आ रहा है। एचटेट 2024 के तीनों लेवल में कुल 3.31 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसका रिजल्ट करीब 14% रहा। करीब 47,000 परीक्षार्थियों को सफलता मिली। रिजल्ट 101 दिन बाद जारी किया गया था। लेवल 1 यानी प्राइमरी टीचर व लेवल 2 यानी ट्रेड ग्रेजुएट टीचर में क्रमशः 16.2 व 16.4% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि लेवल 3 यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा में सिर्फ 9.6% को ही सफलता मिली। एचटेट पास करने का मतलब सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं, बल्कि सरकारी भर्ती में आवेदन करने की पात्रता भर है। अगले महीने से एचटेट 2025 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि एचटेट परीक्षा 2024 परीक्षा में घोटाले को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे गलत हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो 7 महीने का समय हो गया, अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन गलत है। कहा बोर्ड परिसर में धरना प्रदर्शन करना बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनसे एचटेट 2024 परीक्षा को लेकर किसी भी संगठन ने बात नहीं की और जो प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं कि बोर्ड बाहर से बुलाकर सभी रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वे सभी गलत हैं। सर्व कर्मचारी संघ 2016 शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन, ये मामला है 2024 का जो लास्ट ईयर एचटेट हुआ था, उसके लिए मीडिया के माध्यम से भी कई बार खबरें आई हैं कि इसके अंदर कुछ घोटाला हुआ है। उसके लिए बोर्ड कर्मचारियों को किसी के पास न तो किसी प्रकार का रिपोर्ट है, न कोई डाटा है। सारी चीजें ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर के ऊपर गुप्त रखी गई। उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से जब हमारे पास कोई डाटा नहीं, हम बता भी नहीं सकते। मामला कोर्ट के प्रक्रियाधीन है। यदि कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर रोक नहीं लगाई जाती तो हमारी कमेटी, हमारे अधिकारियों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे अधिकारियों की सिर्फ एक यही मांग थी कि कोर्ट की अवमानना का जो भी सजा होगी उसका जिम्मेवार, उस सजा को भुगतने का जिम्मेवार कौन होगा। उस चीज के लिए प्रशासन किसी प्रकार की भी कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है। प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है। प्रशासन की तरफ से जब भी उनको बताया जाता है कि हमारे को कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए और आपके पास क्या तथ्य हैं, उन चीज़ों की से हमारे को रूबरू करवा दो। आप इसको शिक्षा बोर्ड में कोषाध्यक्ष और एसकेएस की स्टेट कार्यकारिणी में सचिव के पद पर तैनात। आज जो ये बोर्ड में घटनाक्रम हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से 2025 में एचटेट हुआ था। जो एचटेट हुआ उसका मामला कोर्ट में है। जो मामला कोर्ट में होता है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाना बनता है। ऊपर से कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि इसे एचटेट 2025 से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस रिकॉर्ड को नष्ट करवाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने भी ये देखा कि ये मामला जो नष्ट करवाने का कार्रवाई है वो दुरुस्त नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद भी ये भ्रष्ट प्रशासन
बार बार उसको डिस्ट्रॉय करवाने के तुला हुआ है। अब डिस्ट्रॉय करवाने से पहले प्रशासन ये स्पष्ट करे कि इतनी क्या जल्दी है, किस किस का क्या क्या घोटाला है, किस प्रकार का घोटाला है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को जब तक उजागर नहीं होगा, क्लियर नहीं किया जाएगा, जब तक प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं करता, तब तक इस रिकॉर्ड को हम नष्ट नहीं होने देंगे। जैसा कि 2024 एस्टेट के बारे में आपने क्वेश्चन किया, ओएमआर सीट्स के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई बात होती, घोटाला वगैरह होता, मेरे विचार से 6-7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। जहाँ तक सवाल किसी प्रकार की अनियमितता का है या घोटाले का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर कोई ऐसी बात होती, पहले ही डिस्ट्रॉय की जा चुकी होती। जहाँ तक इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, ये मेरे विचार से न केवल बोर्ड की गरिमा के विरुद्ध हैं, बल्कि अपने अधिकारियों के प्रति भी जो एक निष्ठा होनी चाहिए, उसके प्रतिकूल हैं। मैं इस प्रकार की बातों में थोड़ा यही कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाकायदा इस प्रकार का नियम है कि जो इररिलेवेंट रिकॉर्ड होता है, उसको एक लिमिटेड पीरियड है 6 महीने का, उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय करने के पीछे कारण ये होता है कि बहुत सारी आंसर शीट्स होती हैं, बहुत सारा और दूसरा एग्जाम रिलेटेड मटेरियल होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने तक यदि कोई किसी प्रकार का कोई बच्चा चैलेंज करता है अपने रिजल्ट को, तो उसका रिकॉर्ड सेफ रखते हैं। अदरवाइज कोई और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यदि है, उसकी सॉफ्ट कॉपी बना ली जाती है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में बाकायदा रजिस्ट्रेशन में होता है और ये कभी भी देखा जा सकता है। तो कर्मचारी वो कह रहे हैं बाकायदा ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी हैं। जिन परीक्षार्थियों ने अभी पीछे रिक्वेस्ट करके अपनी ओएमआर शीट मांगी हैं, उनको वह ओएमआर शीट दी भी गई हैं। और मैं बताना चाहूँगा, बल्कि एक परीक्षार्थी का इसी प्रकार का कोई एक केस था, जिसमें उसने गलती से ओएमआर शीट में अपना कोड बी की बजाय सी भर दिया था। मेरे सामने यह केस आया था कि उसकी वजह से, सी कोड होने की वजह से उसका इवैल्यूएशन गलत हो गया था। और जब इस प्रकार का केस है तो इसका मतलब ओएमआर शीट रिकॉर्डेड है, ऐसा कहना तो बिल्कुल एकदम से निराधार है। भिवानी में जनगणना 2027 के तहत घर घर सर्वे का कार्य 1 मई से शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। स्व गणना का चरण समाप्त होने के बाद अब गणना कर्मी मकानों और परिवारों का डाटा एकत्रित करेंगे। जिला योजना अधिकारी भागीरथ कौशिक के अनुसार जिले में 2027 ब्लॉक बनाए गए हैं और प्रत्येक घर में करीबन 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार, मकान, बिजली, पानी और सामाजिक आर्थिक जानकारी शामिल होंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर जनगणना में सहयोग करें। जनगणना 2027 के तहत 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। नागरिकों की सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रखी जाएगी तथा इसका उपयोग केवल सांख्यिकी और विकास कार्यों के लिए ही किया जाएगा। भिवानी जिला योजना अधिकारी भागीरथ कौशिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गणना कार्य के लिए जिले में करीब 2500 एलिमिनेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा 6 एलिमिनेटर पर 1 सुपरवाइजर लगाया गया है। ऐसे में करीब 500 से 600 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार जनगणना को डिजिटल स्वरूप दिया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। प्रत्येक परिवार को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे सत्यापन के समय गणना कर्मी को दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से पहले ही स्व गणना कार्य पूरा कर चुका है, उन्हें घर पर गणना करने वाले अधिकारियों के पहुंचने पर घर घर गणना के दौरान स्व गणना की आईडी दिखानी होगी। उन्होंने बताया कि गणना कार्य के दौरान जो परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान की स्थिति, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक जानकारी आदि 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं से संबंधित प्रश्न घर घर गणना के दौरान वेरीफाई किए जाएंगे। मोबाइल नंबर देना अनिवार्य रहेगा। इस बार जनगणना में इंटरनेट, स्मार्टफोन, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप और वाहनों जैसी सुविधाओं से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाएगी। तो स्वगणना का कार्य था वो 16 अप्रैल से 30 मई तक होना था, जिसमें लोग खुद से सरकार द्वारा जो बताया गया पोर्टल है उस पर जाएं और स्वगणना का कार्य करें। और उसके अंतर्गत अभी तक लगभग 6353 लोग काम पूरा कर चुके हैं, यानी स्वगणना का काम 6353 कर चुके हैं और लगभग 1101 लोग इस पे इनिशिएट कर चुके हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जो 1101 लोगों ने इनिशिएट किया है वो उसको
सौगणना के जो अधूरा काम उसको पूरा कर लें, ताकि जो आगे एनोमीटर का काम थोड़ा सा उसमें आसान हो उसके। और इसके साथ साथ मैं सभी कॉलेजेस के बच्चे या यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल एजुकेशन या जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं या जितने आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आखिरी दिन बचा हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सौगणना का काम कर लें पूरा, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो रैंकिंग है वो भी ऊपर आ सके। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाउस लिस्टिंग का काम जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारा काम चलना है हाउस लिस्टिंग का, वो 1 मई से 30 मई तक चलना है। तो इसमें हर ब्लॉक पर एनुमरेटर्स लगाए जा चुके हैं और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को 9 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 5 तहसील है हमारी और 4 हमारी एमसीज हैं। इन सब के ऊपर चार्ज ऑफिसर लगाए हैं। उन चार्ज ऑफिसर की देखरेख में एनुमरेटर और सुपरवाइजर काम करेंगे। तो कल से सभी एनुमरेटर घर घर जाकर अपना हाउस लिस्टिंग का काम स्टार्ट कर देंगे, जो कि 1 महीने में पूरा करना है। भिवानी हांसी रोड पर बस में लगी भीषण आग के मामले में मृतकों की पहचान डीएनए रिपोर्ट से हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एएसआई सुनील आखिरी समय तक जलती बस से सवारियों को बचाने में जुटे रहे और इसी दौरान अपनी जान गंवा बैठे। वहीं एसपी सुमित कुमार ने बताया कि सुनील ने बहादुरी दिखाते हुए अनेक लोगों की जान बचाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हांसी भिवानी रोड पर प्राइवेट बस में लगी आग में मारे गए 2 लोगों की पहचान डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कर ली गई है। मृतकों में हरियाणा पुलिस की सीआईडी शाखा में कार्यरत सुनील शामिल हैं। परिजनों और पुलिस परिवार ने मिलकर भिवानी के अस्पताल से गांव बड़सी तक शहीद की भांति अंतिम यात्रा ले जाकर श्रद्धांजलि दी। दूसरे मृतक की पहचान भिवानी के सेवानगर के 45 वर्षीय बलजीत के रूप में हुई है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि बस में आग लगने का वास्तविक कारण कैसे हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस को घायल लोगों ने बताया कि मृतक एएसआई सुनील ने आखिरी समय तक अन्य लोगों की जान बचाने का प्रयास किया और हादसे में खुद की जान की परवाह नहीं की। मलिकपुर गांव जो भवानी खेड़ा थाने के अंतर्गत आता है, इसमें जो बस के साथ ही हादसा हुआ इसमें 2 जाने गई। इनिशियली तो पुलिस को पोस्टमार्टम से पहले ये आइडेंटिफाई करवाना जरूरी था कि देखिए कौन सा शरीर किस व्यक्ति का है। इनिशियली जो 2 मिसिंग की सूचनाएं थी, एक उनमें से हमारा पुलिस परिवार का सदस्य था सुनील और एक दूसरा हिसार जिंदल फैक्ट्री में जॉब करने वाला बलजीत। डीएनए रिपोर्ट कल शाम तक आ गई है, शवों की पहचान हो गई है। आज परिवार के सभी लोग और पुलिस महकमे जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जो मौका पे आई विटनेस अकाउंटों से जो और अन्य घायल यात्री हैं उनसे पूछताछ के बारे में जो उन्होंने बताया, उसमें ये बात सामने आई कि जो पुलिस कर्मचारी सुनील है उसने आखिर तक कोशिश ये की कि और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया और उसमें इतने बड़े हादसे में उसने अपनी जान की परवाह न करके वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको बाहर निकालने का काम किया। एक बहुत ही बहादुरी आखिर तक उसने अपने जो जज्बा उसका पुलिस के लिए था वो दिखाया। देखो जी, ये जो मनक्षती हुई हानि हुई है ये मेरे गांव की नहीं, ये पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मान के चलो। ये एक हीरा था और ये हमें अनाथ छोड़ करके मान के चला गया। इसकी भरपाई जीवन में मेरे हिसाब से तो कभी होगी। गांव मनेहरू रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से बीएसएफ जवान की मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पहचान न होने पर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की। बाद में मृतक की पहचान जय सिंह शेखावत के रूप में हुई, जो बीएसएफ में एएसआई पद पर तैनात था। जांच अधिकारी सुदेश के अनुसार रेलवे लाइन पार करते समय हादसा हुआ। परिजनों के बयान दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गांव मानहेरू रेलवे लाइन पर डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना रेलवे पुलिस भिवानी को दी गई। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए मृतक की पहचान हुई है, जिसके परिजन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक जय सिंह शेखावत पुत्र गजराज सिंह बीएसएफ में एएसआई के पद पर तैनात था, जो रेल लाइन पार करते समय रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर 194 बीएनएस धारा के तहत कार्रवाई की है। एक रेलवे मेमो प्राप्त हुआ
कि रेलवे स्टेशन भिवानी और मानेरू के बीच एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मैं स्टाफ सहित मौके पर गई। वहां पर जाके देखा तो वह उस व्यक्ति की मौके पर पहचान नहीं हो पाई, जिसकी फोटो और उंगलियां परचात सहित सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जिसकी सूचना पाकर मृतक के परिजन सामान्य अस्पताल भिवानी में हाजिर आए, जिन्होंने लाश को जय सिंह शेखावत पुत्र गजराज सिंह वासी भिवानी के रूप में पहचान किया और उन्होंने बताया कि यह बीएसएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत है। जो इस संबंध में कार्रवाई 194 बीएनएसएस अमल में लाई गई और इत्फाकिया कार्रवाई अमल में लाई गई है। भिवानी के वार्ड नंबर 31 में गंदे पानी की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तोशाम बाईपास स्थित गली में कई दिनों से सीवर जैसा पानी जमा है, जिससे बुजुर्गों के गिरने और बच्चों में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं एक महिला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब पानी की लाइन डाल सकते हैं तो सीवरेज की लाइन क्यों नहीं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। गंदे पानी की समस्या से परेशान वार्ड 31 के लोगों ने कहा कि गली में लगातार पानी भरा रहने से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को झेलनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई बुजुर्ग गली में फिसलकर गिर चुके हैं, जिससे उन्हें चोटें भी आई हैं। वहीं गंदे पानी में मच्छरों की भरमार होने से बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि सांसद और विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। लोगों ने कहा कि जब इलाके में पानी की पाइपलाइन डलवाई जा सकती है तो सीवर लाइन क्यों नहीं डाली जा रही। स्थानीय लोगों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी से उम्मीद जताते हुए मांग की कि वे स्वयं मौके का दौरा करें और जल्द से जल्द सीवर लाइन डलवाने के आदेश जारी करवाएं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो बरसात के दिनों में हालात और भयावह हो सकते हैं। वार्ड वासियों का साफ कहना है कि विकास के दावों के बीच उनकी गली आज भी गंदे पानी में डूबी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। और पानी की निकासी नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। गली में रोज लठबाजा है। 21 नंबर वार्ड है। नंबर गली सुरेंद्र एकेडमी है और इस तो पिछली गली बंद है, उसमें भी पानी की निकासी नहीं है, इसमें भी पानी की निकासी नहीं है। और मैडम किरण को बोल रही हूँ मैं, किरण मैडम आंखें खोले और हमारी तरफ देखे। इतनी समस्या है, कोई ठीक नहीं। कपड़े भी कौन दो समय ये तो न्यू ला लो 6 महीने तो कसुती दिक्कत आ रही है। प्लाट पड़े थे, प्लाटा में लोगों ने द्वार काट ली, पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। मेरा नाम मंजू है जी, मैं वार्ड नंबर 21 से बोल रही हूँ। हमारी गली में है नहीं तो नाली है और नहीं है शिविर की सुविधा। हमें पानी से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल घर के सामने पानी भरा हुआ है और रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में गाली गलौज होती रहती है। मेरे घर के सामने इतना पानी इकट्ठा हो रहा है कि बच्चे डेली बीमार हो रहे हैं, डेंगू के से परेशान हो रहे हैं, निकलने बढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो हमें किरण चौधरी से यही विनती है हाथ जोड़कर कि हमारे गली में सीवर लाइन लाई जाए। और मेरा 31 महावीर वाली वो वार्ड है। हमारा पानी की समस्या है, पानी आगे से गली बंद है, ऊंची उठा ली और हम बड़े परेशान हैं। ना तो पानी निकल रहा है, ना हमारे कोई सीवर। बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब बच्चे ने बीमार हो हैं। बुढ़ा मानसिक दिन पड़ गया, वो मुश्किल तो उठाया और डेली सुरेंद्र एकेडमी गली से बोल रहे हैं, मंजू नाम है। और हमारे से वोट ले जाते हैं और ये कहते हैं सीवर डलवा देंगे, गली डलवा देंगे, कर देंगे, लेकिन ना तो सीवर आ रहे हैं ना गली बन रही है। सर हम पानी कहाँ छोड़े, हमारे बच्चे है ना वो बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े हैं वो गिर गए हैं, रोडों पे गिरने लग रही है, चोट लग रही है, खून में लथपथ हो रहे हैं। एमसी के पास फोन किया, वो ये कहता है कि नहीं हमारे हाथों में नहीं है। फिर हम पुलिस वाले के पास फोन करते, वो ये कहते हैं हमारे हाथों में नहीं है। तो सर हमको जाए कहाँ, हमें अपनी गली सुधार चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। HTET 2024 परीक्षा का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने पर विवाद, कर्मचारी संगठन ने की हड़ताल। जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू, घर घर जाकर जुटाए जाएंगे आंकड़े। बस अग्निकांड में 2 की मौत, डीएनए से हुई शव की पुष्टि।
मानहेरू रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से बीएसएफ जवान की हुई मौत। वार्ड 31 में बदहाल व्यवस्था के चलते लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। हमारे आज के बस इतना ही। अगले इनके लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।